धीरे धीरे ही सही, लेकिन सधे हुए कदमों से डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं मिट्टी से बने एक कच्चे घर में पला बढ़ा हूँ, लेकिन अब ऐसे बच्चों की संख्या बहुत कम हो गई है जिन्हें आज भी उन कच्चे घरों में रहना पड़ता है जिनमें छत से पानी टपकता हो। आज बड़ी तादाद में हमारे गरीब भाई बहनों के पास भी पक्के घर हैं। ये बदलाव काफी हद तक सरकार के विशेष प्रयासों से संभव हो सका है। अब हमारी बहुत सी बेटियों और बहनों को पीने का पानी लाने के लिए मीलों पैदल नहीं चलना पड़ता है, क्योंकि हमारा प्रयास है कि हर घर नल से जल पहुंचे। हमने घर घर में टॉयलेट्स भी बनवाए हैं, जो एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत के निर्माण की नींव डाल रहे हैं। सूर्यास्त के बाद लालटेन या दिया जलाने की यादें भी पुरानी हो रही हैं, क्योंकि लगभग सभी गांव तक बिजली का उजाला पहुंच गया है। जैसे जैसे हमारे देशवासियों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही हैं, उनकी आकांक्षाओं में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव का बड़ा रोचक एहसास पिछले महीने ही मैंने अपनी वृंदावन यात्रा के दौरान देखा, जब वहां एक वृद्धा आश्रम में रहने वाली एक महिला ने मुझसे हेलीकॉप्टर की सवारी कराने का अनुरोध किया। आज सामान्य देशवासियों के सपनों को उड़ान मिल रही है। यह बदलाव भेदभाव रहित सुशासन द्वारा ही संभव हो सका है। सामान्य जन के जीवन को बेहतर बनाने वाली ये समावेशी प्रगति बाबा साहब आम्बेडकर की परिकल्पना के सर्वथा अनुरूप है। महिलाओं में सशक्तिकरण की भावना को निरंतर मजबूत होते देखकर मुझे विशेष संतोष का अनुभव होता है। ये सशक्तिकरण युवा पीढ़ी की हमारी बेटियों को और आगे बढ़ा रहा है। मैंने जितने दीक्षांत समारोहों में भाग लिया है, उनमें से अधिकांश संस्थानों में मैंने देखा है कि बेटियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर रहा है। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बदलाव को और तेजी से आगे बढ़ाएगी। मेरा मानना है कि आने वाले वर्षों में महिला सशक्तिकरण से हमारा समाज और अधिक मजबूत होगा। स्त्री पुरुष के बीच समानता के इस अभियान का प्रभाव अन्य क्षेत्रों में हो रही प्रगति में भी परिलक्षित होता है। माननीय सदस्य, अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं राष्ट्रपति पद के लिए नवनिर्वाचित श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आपने देखा महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आखिरी भाषण बहुत ही मार्मिक और भावुक था। राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो कल से पूर्व राष्ट्रपति माने जाएंगे, महामहिम द्रौपदी बन जाएंगी और 5 साल तक उनका कार्यकाल भी चलेगा। आज रामनाथ कोविंद का 5 साल पूरा हो गया और उन्होंने अंतिम विदाई भाषण दिया सेंट्रल हॉल संसद भवन में। तो साथियों, राष्ट्रपति का हर कोई सम्मान करता है, हम भी सम्मान करते हैं, आप भी सम्मान करते हैं। भारतीय गणतंत्र के, भारत देश के, भारत राष्ट्र के पहले व्यक्ति हैं और यह संवैधानिक पद बहुत ऊंचा, मर्यादित और प्रतिष्ठित है। लेकिन क्या इन 5 सालों में रामनाथ कोविंद ने अपने राष्ट्रपति दायित्व को अच्छी तरह से निभाया है? क्या उनके ऊपर एक रबर स्टाम्प और कठपुतली राष्ट्रपति होने के जो आरोप लगते रहे हैं, उन आरोपों में कोई दम है? 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो आज अवकाश प्राप्त हो रहे हैं, इनका कार्यकाल बहुत ही विवादित रहा है। पूर्व के 13 राष्ट्रपतियों से
बिल्कुल अलग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में इन्हें आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में पहले जाना जाता था, आरएसएस के प्रचारक थे, सांसद भी बने थे, लेकिन इन्हें जब राष्ट्रपति बनाया गया था तो उस समय विपक्ष में और पूरे देश में एक चर्चा चली थी कि क्या इनसे बेहतर राष्ट्रपति कोई नहीं हो सकता था भारतीय गणतंत्र के लिए। और वही चर्चा आज चल रही है द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में। बहरहाल इन्हें राष्ट्रपति बनाया गया और इन्होंने सफलतापूर्वक कार्यकाल को पूरा किया, और जिस कार्यकाल को पूरा किया उसे बहुत भावुक अंदाज में आज अपने आखिरी भाषण में रखा, जिसका एक अंश आपने सुना। साथियों, सवाल उठता है कि भारत देश में मंत्रिमंडल के लोग, केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीठ थपथपाएं, प्रधानमंत्री की प्रशंसा करें तो वो समझ में आता है, लेकिन राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता है, न सत्ता पक्ष का न विपक्ष का। उसे अगर प्रधानमंत्री की सराहना में कसीदे पढ़ते हुए सुना जाए, देखा जाए, तो इसे आप क्या कहेंगे। साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इन 5 सालों में भारत के प्रथम नागरिक के रूप में संवैधानिक पद पर बैठे रहे, और इस बीच इनका अपमान किसी और ने नहीं, ब्राह्मणों ने, पंडित पुरोहितों ने खूब किया। दक्षिण भारत में जितनी मंदिरें बड़ी बड़ी हैं, वहां पर जब ये गए तो इनके साथ शूद्र के साथ की तरह बर्ताव किया गया। संवैधानिक पद पर बैठे हुए, राष्ट्रपति पद पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ वही सलूक किया गया जो एक शूद्र के साथ पहले किया जाता था और आज भी किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। दक्षिण भारत ही नहीं, गुजरात में द्वारका धाम मंदिर में जब गए थे तो वहां पर भी इन्हें अपमानित होकर के लौटना पड़ा था। कई मंदिरों में तो इन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया और मंदिर की सीढ़ियों पर पूजा अर्चना करके इन्हें बेरंग वापस कर दिया गया। तो सवाल उठता है कि राष्ट्रपति पद और राष्ट्रपति की अवमानना, अपमान करने वाले ब्राह्मण जो कि अपने को हिंदू कहते हैं, कट्टर हिंदू कहते हैं, क्या उन्हें दंडित करने की कोई व्यवस्था हमारे संविधान में, हमारे आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड में नहीं है। राष्ट्रपति का सार्वजनिक अपमान इसलिए अपमान कि वो शूद्र हैं। अगर शूद्र को अपमान ही करना था तो उनको राष्ट्रपति क्यों बनाया गया, और अगर शूद्रों को अपमान ही करना था तो आज द्रौपदी मुर्मू जो कि आदिवासी हैं उन्हें क्यों राष्ट्रपति बनाया जा रहा है। जिस तरह से रामनाथ कोविंद को अपमानित किया गया, ठीक यही सिलसिला द्रौपदी मुर्मू के साथ रहेगा, और किसी मंदिर में जाएंगी तो इन्हें प्रवेश नहीं मिलेगा, सीढ़ियों से इन्हें बैरंग वापस करा दिया जाएगा, और इनकी औकात एक आदिवासी के रूप में ही रहेगी, जिस तरह से कि रामनाथ कोविंद की औकात एक शूद्र के रूप में ही रही है ब्राह्मणों के दिल दिमाग में। दूसरी बात, रामनाथ कोविंद ने अपने कार्यकाल में एक भी फाइल जो कि केंद्र सरकार द्वारा आई है उसे वापस नहीं किया, और जो फाइलें आती थी उस पर आंख बंद करके हस्ताक्षर कर दिया करते थे। 3 किसान काले कानून इनके पास आए तो उस समय भी इन्होंने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया, और अगर चाहते तो साइन नहीं करते, हस्ताक्षर नहीं करते, और उन 3 काले कानूनों को बेरंग वापस कर देते मंत्रिमंडल के पास। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इस तरह से बहुत से ऐसे कानून पर इन्होंने हस्ताक्षर किया जो कि बाद में विवादास्पद हुए, और उससे देश को बहुत भुगतना पड़ा, नुकसान हुआ। उसमें CAA NRC को भी रखा जा सकता है। CAA NRC एक ऐसा कानून था जो
बाहर के देशों से हिंदुओं को बुलाने का काम करता था और इस देश के मूल निवासियों, पिछड़ों, दलितों, बहुसंख्यकों को इस देश से बाहर करने की साजिश रची जा रही थी, उनकी नागरिकता खत्म करने की साजिश रची जा रही थी। लेकिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया। क्या इन्होंने कानून को पढ़ा था जो कानून बनने जा रहा था इनके हस्ताक्षर के बाद? जरूर पढ़ा होगा और उनके पास सलाहकार भी होते हैं, उन्होंने भी बताया होगा कि कानून में क्या है। तो उन्होंने ये नहीं दिखा कि अल्पसंख्यकों का, दलितों का, पिछड़ों का, जिस समुदाय से आप आते हैं उस समुदाय के साथ कितना बड़ा अन्याय होने जा रहा है उनके एक हस्ताक्षर से। सिर्फ एनआरसी सीएए ही नहीं बल्कि तमाम किसान कानून हुए और तमाम ऐसे कानून हैं जो विवादास्पद थे और उस पर इन्होंने हस्ताक्षर किया। आए दिन सीबीआई, ईडी, आईडी जैसी एजेंसियों का केंद्र सरकार दुरुपयोग करती है और विपक्ष को खत्म करने की साजिश रच रही है। विपक्ष में आज कोई बड़ा कद्दावर नेता नहीं बचा है जिसके पीछे सीबीआई, ईडी, आईडी का काफिला ना चलता हो और उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश रची गई हो। इस फहरिस्त में सोनिया गांधी भी हैं जिन्हें बार बार आईडी अपने ऑफिस में बुला रही है। अभी कल भी बुलाई थी और फिर 2-3 दिन में बुलाई है। और जिस बेबाकी के साथ सोनिया गांधी ने ईडी को जवाब दिया है उससे ईडी जो है निरुत्तरित हो गया है। तो सवाल उठता है कि भारतीय गणतंत्र का प्रमुख राष्ट्रपति, महामहिम अगर अन्याय को देख रहे हैं और अन्याय को देख करके आंखें भींच लेते हैं और चेहरा घुमा देते हैं तो क्या ये राष्ट्रपति का दायित्व है? राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है और राष्ट्र के सभी धर्मों के सभी नागरिक उसकी निगाह में एक जैसे होते हैं। लेकिन आज जिस तरह से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश चली जा रही है सत्ता पक्ष के द्वारा, कट्टर हिंदुओं के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, क्या इस पर भी कभी राष्ट्रपति ने विचार किया था? और इसकी रोकथाम के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, भारत राष्ट्र धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने के लिए, समानता के अधिकार की रक्षा करने के लिए, धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने के लिए क्या कभी सवाल उठाया राष्ट्रपति जी ने प्रधानमंत्री के सामने या ये देश के सामने? नहीं उठाया। और 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, जाते समय जो विदाई भाषण दे रहे हैं इस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग तो गदगद हो रहे हैं या उनकी सोच वाले लोग तो गदगद हो रहे हैं, लेकिन हमारे जैसी सोच वाले और हमारे विपक्ष के लोग राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सम्मान तो करते हैं। राष्ट्रपति होने के नाते उन्हें प्रतिष्ठा दी जाती है और उनका सम्मान किया जाता है, लेकिन उनका जो कर्तृत्व रहा है, उनके जो कार्य रहे हैं उससे हमें संतुष्टि नहीं है। जब वे अपने ही अपमान का घूंट, जहर का घूंट पी गए और उन पंडे पुरोहितों के साथ कोई भी उन्हें दंडित करने का कार्य नहीं किया गया, तो वे दूसरे समुदाय के लोगों या अनुसूचित जाति जनजाति जिस समुदाय से वो आते हैं उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, आज आपको मालूम होना चाहिए कि जिस समाज से राष्ट्रपति आते हैं, दलित समाज, उसी दलित समाज, अनुसूचित जाति का समाज, इसके 6 महिलाओं के साथ रोज बलात्कार होता है और वो बलात्कार करने वाले कोई और नहीं, सवर्ण जातियों के लोग होते हैं। और ये हमारे आंकड़े नहीं हैं बल्कि गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं। तो जिस तरह से राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल को पूरा किया है, और एक बात, जहां जहां भी देखा गया कि जब इनसे प्रधानमंत्री की मुलाकात होती थी तो प्रधानमंत्री से पहले खुद ही हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो जाया करते थे। प्रधानमंत्री के अलावा भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह के सामने भी इन्हें नतमस्तक हुए देखा गया है।
सिर्फ मोदी और शाह के सामने नहीं बल्कि योगी के सामने भी इन्हें हाथ जोड़ करके नतमस्तक होते। और उस समय योगी को मुस्कुराते हुए कई फोटो कई वीडियो वायरल हो चुके। तो क्या इन्होंने राष्ट्रपति पद की गरिमा को तार तार नहीं किया? क्या इन्होंने राष्ट्रपति पद की मर्यादा को समाप्त करने में योगदान नहीं दिया? इसका निर्णय तो आप करेंगे, देश की जनता करेगी, मतदाता करेगी। लेकिन आज जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ है और वे महामहिम के पद से पदच्युत हो रहे हैं अपने आप संविधान के नियमों के अनुसार, तो ऐसे में हमें उनका सम्मान करना चाहिए और नए राष्ट्रपति का स्वागत करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल में आपका स्वागत है फिर से। और हम आपसे एक अपील करना चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।